हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म वाइब्रेशन एनालिसिस। आई होप इस पिक्चर्स को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि बंजिंग प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होती है। ओके, तो कोई बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है कि एक तरफ से पूरी कंक्रीट की बनी रहती है और ये जो पार्ट होती है पूरी स्टील की बनी रहती है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि वन बाय वन स्टेप वाइज बना रहता है, मैन स्टैंड होते हैं, उसके बाद यहाँ से इसे जंप किया जाता है। तो इसे ही हम लोग बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो बीइंग स्ट्रक्चर एनालिसिस, जब भी बंजिंग प्लेटफॉर्म जो बनती है तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसमें वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब उस पर मतलब इंसान जब खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद स्टेप वाइज उसमें क्या होता है, कितनी वाइब्रेशंस आ रही है, तो एनालिसिस करने के बाद ही उसकी डिज़ाइन की जाती है और चेक की जाती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो सेफ़ है कि नहीं वाइब्रेशन एनालिसिस से, मतलब वॉकिंग वाइब्रेशन एनालिसिस से। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से उसकी एनालिसिस की जाती है, बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म की जो वॉकिंग वाइब्रेशन एनालिसिस किस तरह से की जाती है। ओके, तो आई होप आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होता है। ओके, तो देखो जनरली क्या होता है, इसमें एक फिगर मैंने आपको बना के दिखाया है। देखो ये होती है बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म की मतलब एक तरह समझियो तो ये पूरी स्टील की बनी रहती है। ये जो पार्ट होती है ना, यहाँ से जो आप देख रहे हो ये पार्ट पूरी, ठीक है ना, ये कंक्रीट की होती है। और यहाँ जो पार्ट दी जाती है, ठीक है ना, ये पार्ट जो होती है पूरी क्या होती है, ये पार्ट पूरी आपकी स्टील की दी जाती है। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म होती है, इसमें जनरली ब्रेसिंग प्रोवाइड की जाती है। देख रहे हो आप, ब्रेसिंग प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वाइब्रेशंस कैलकुलेट करते हैं, वॉकिंग वाइब्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वॉकिंग वाइब्रेशंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ब्लैक, ये क्या है, तो ये जनरली होती है वॉकिंग पॉइंट। ये होती है आपकी वॉकिंग पॉइंट। और वॉकिंग पॉइंट क्या है, वॉकिंग पॉइंट ये होता है कि जब भी, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ ये लास्ट स्टेप है, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, जंप कर जाना है, जो आपने फिगर में ऑलरेडी देखा। क्लियर, ये वाली देखो, ये लास्ट स्टेप। क्लियर, तो ये जो देख रहे हो ना, ये वॉकिंग वाइब्रेशंस जो प्लेटफॉर्म होती है, बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म होती है, उसमें क्या होता है कि ये एक तरह से मतलब लोकेट कर दिया जाता है कि मैन जो होगा, इंसान वन बाय वन इसी जगह पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एट ए टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म दी गई है, ये आपकी प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी खड़े हो जाओ, यहाँ पे भी खड़े हो जाओ, यहाँ पे भी, ऐसे नहीं दिया जाता। हमेशा क्या होती है, वो वॉकिंग पॉइंट दी जाती है। क्लियर, तो यही होती है आपकी, ये जो देख रहा हूँ ये आपकी वॉकिंग पॉइंट है। ओके, अब एक चीज़ याद रखना, देखो कभी भी जब भी वाइब्रेशंस होता है, जब भी बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कैंटिलीवर पार्ट में होता है, क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट पूरी जो नीचे से पूरी आरसीसी की बनी होती है, और यहाँ से क्या होता है, ये पार्ट पूरी कैंटिलीवर हो जाती है। मतलब कैंटिलीवर मतलब क्या है कि वन एंड पूरी फिक्स्ड, अदर एंड पूरी फ्री। तो देखो ये वन एंड पूरी फिक्स्ड है, तो ये वन एंड पूरी फिक्स्ड रहती है, ये अदर एंड पूरी आपकी फ्री है, तो ये कैंटिलीवर पार्ट है। तो उसमें जब हम लोग वाइब्रेशंस होता है तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशंस होता है वो कहाँ पर होता है, तो सेंटर पर होता है। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस सेंटर पे होता है। अब इसका सेंटर कौन है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर बीच में ये है, मतलब इस जगह पर सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशंस होता है वो इस जगह पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस होगा, सेंटर पर। क्लियर, और कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर पर वाइब्रेशंस कम होता है कंपेयर टू द सेंटर। इस चीज़ों को याद रखना कि कभी भी जब भी कैंटिलीवर पार्ट में जो बनाई जाती है, तो सेंटर पे जो बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म होती है, तो उसके सेंटर पे जो होता है वो वाइब्रेशंस ज़्यादा होता है, और कॉर्नर पे वाइब्रेशंस क्या होता है, वो कम होता है। ओके,
तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग किस किस कौन कौन से पैरामीटर्स को हम लोग ले करके उसको एनालिसिस करते हैं, वॉकिंग पैरामीटर्स। क्लियर। तो हम लोग ये देखो, सबसे पहले जब भी हम लोग सबसे पहले हम लोग जो वॉकिंग वाइब्रेशंस एनालिसिस कर रहे हैं इसकी, ओके, वॉकिंग वाइब्रेशंस एनालिसिस इस बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म की। वॉकिंग वाइब्रेशन एनालिसिस क्या है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप जो इंसान इस पर जाएगा, इसी की वजह से नहीं वाइब्रेशंस होगा। तो इसमें सबसे पहले जो पैरामीटर्स हम लोग लेकर चलते हैं वो पहला कंसीडर करते हैं, वो होता है वेट ऑफ पर्सन। ओके, वेट ऑफ पर्सन्स वॉकिंग, मतलब किस वेट का इंसान, मतलब कितना तक का वेट का इंसान इस पर क्या होगा, वॉक कर सकता है। ठीक है, तो जनरली इसको लेकर हम लोग चलते हैं। तो जब भी एनालिसिस की जाती है तो उसमें प्रोवाइड की जाती है कि कितने मैक्सिमम कितने वेट का पर्सन वॉक कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा आदमी तो वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा आदमी को कूदने में भी डर लगता है। ठीक है, तो एक एवरेज वेट ऑफ द पर्सन लेकर के उसकी एनालिसिस की जाती है। तो जनरली हम लोग 0.75 किलो न्यूटन ये लेकर चलते हैं कि एवरेज वेट ऑफ पर्सन जो वॉक करेगा वो 0.75 किलो न्यूटन का एक पर्सन होगा। क्लियर। तो ये हम लोग पहला कंसीडर करते हैं क्या, कि वेट ऑफ पर्सन वॉकिंग। सेकंड जो होती है आपकी वो करते हैं पिक लोड फैक्टर। अब ये पिक लोड फैक्टर क्या है, तो देखो पिक लोड फैक्टर हो गया कि मैन विल जंप, मतलब आदमी जो जंप करेगा उस पर। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म होगी तो उस पर जब स्टेप वाइज बढ़ेगा तो उसमें जंपिंग भी होती है, तो वही पिक लोड फैक्टर्स लेकर चलते हैं। तो जनरली जो हम लोग पिक लोड फैक्टर्स कंसीडर करते हैं वो करते हैं 5। ओके, इन द केस ऑफ बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म के केस में। थर्ड क्या होता है, थर्ड हम लोग लेके चलते हैं वॉकिंग फ्रीक्वेंसी। थर्ड स्टेप जो हम लोग होती है वॉकिंग फ्रीक्वेंसी। अब वॉकिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वॉकिंग फ्रीक्वेंसी ये होती है कि स्टेप्स, आप देख रहे हो, स्टेप्स पर सेकंड। अब ये क्या चीज़ हुआ, स्टेप्स पर सेकंड। अब देखो ये इंसान यहाँ पर है, ये वॉकिंग पॉइंट है। क्लियर, ये वॉकिंग पॉइंट है, ये वॉकिंग पॉइंट। अब यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है। क्लियर। अब ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आया, एक स्टेप उसने आगे बढ़ाया, पैर आगे बढ़ा। क्लियर। तो वो ये हम लोग को देखना है कि पर सेकंड में वो कितना स्टेप, ठीक है ना, वो वॉक कर सकता है। मतलब 1 सेकंड में 2 स्टेप करेगा, 3 स्टेप करेगा, 4 स्टेप करेगा, उसके अकॉर्डिंग। तो वो जनरली एवरेज निकाला जाता है। तो वॉकिंग स्टेप्स पर सेकंड जो होता है वो 2 होता है, मतलब 1 सेकंड में 2 स्टेप वॉक कर जाएगा। क्लियर। तो उसको भी आपको कंसीडर करनी है। नेक्स्ट फोर्थ जो हम लोग लेकर चलते हैं वो चलते हैं फॉरवर्ड स्पीड। फॉरवर्ड स्पीड। अब फॉरवर्ड स्पीड क्या है, तो फॉरवर्ड स्पीड होता है जनरली जो हम लोग कंसीडर करते हैं फॉरवर्ड स्पीड, ठीक है ना, वो 500 to 600 mm पर सेकंड। तो फॉरवर्ड स्पीड क्या होता है, मतलब कि जो इंसान होता है उसकी स्टेप जो होगी, ठीक है, मतलब ये देखो ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ठीक है ना। जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, मतलब एक स्टेप में कितनी डिस्टेंस उसकी होगी। मतलब एक पैर यहाँ पर है, एक स्टेप, दूसरा जब आगे वो बढ़ा तो वो कितने डिस्टेंस पर फॉरवर्ड करेगा, मतलब एक पैर से दूसरे पैर का डिस्टेंस कितना तक जाएगा, आगे जा सकता है। तो जनरली हम लोग 600 mm पर सेकंड हम लोग लेकर एक कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो ये हम लोग फॉरवर्ड स्पीड लेते हैं 600 mm पर सेकंड हम लोग लेकर के इसे कंसीडर करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट। ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट। अब ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट होता है कि जनरली
मतलब कितने देर के बाद फिर वो दूसरा स्टेप रखेगा आगे, ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट जनरली जो लिया जाता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं कि 0.5 सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड में वो मतलब दूसरा ड्यूरेशंस हो जाएगा। तो इसको भी ज़रूरी है। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट मतलब होता है सडनली किसी चीज़ पर भी, मतलब कोई भी चीज़ रखी हुई है, सडनली उस पर जो लोड एक्ट होता है। तो इंसान चल रहा है, जैसे यहाँ पे चल रही है, ये है, यहाँ पे तुम चल रहे हो, क्लियर। फिर दूसरा पैर तुम यहाँ पर आके रख दिए, तो सडनली इस पर आ रहा है। तो वो जनरली चेक की जाती है कि ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट कितनी है, मतलब यहाँ से इस इंसान को यहाँ तक आने में कितना सेकंड लग रहा है। तो जनरली हम लोग कंसीडर लेकर चल रहे हैं कि 0.5 सेकंड होता है, क्लियर। तो इस तरह से ये क्या होती है, तो ये एक पैरामीटर्स हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वो होती है पिक एक्सीलरेशन। पिक एक्सीलरेशन, क्लियर। तो पिक एक्सीलरेशन जो है वो डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही, क्लियर। तो इसमें क्या होती है कि अगर आप कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस हो गई, या कोई रेसिडेंस है, कोई घर है, ओके, कोई ऑफिस है या कोई रेसिडेंस है, तो इसमें जनरली लिया जाता है कि पिक एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस। मतलब ये जो ऑफिस है या फिर कोई रेसिडेंस है, तो वो कितना अलाउ करता है वाइब्रेशंस। तो जनरली याद रखना, वो जो अलाउ करता है वो करता है 0.5% ऑफ जी क्या हो गई, ग्रेविटी हो गई, ओके। जो जी आपकी हो गई ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो अगर आप ऑफिस या रेसिडेंस कोई कंस्ट्रक्शंस बना रहे हो, तो उसमें ऑफिस और रेसिडेंस में जो वाइब्रेशंस अलाउ है वो कितना है, 0.5% ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। उससे ज़्यादा वाइब्रेशंस ऑफिस में नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि घर है, अब घर में आप बहुत बड़ा मशीन लेकर आ गए, ठीक है, कोई मतलब फैक्ट्री के कोई मशीन घर में ला करके आप चला रहे हो, धड़ 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 कर रहा है, तो वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो वो देखना पड़ेगा कि घर के केस में 0.5% ऑफ जी ही अलाउ होता है। उससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर क्रैकिंग शुरू हो जाएगी, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकती है। तो इसको भी आपको कंसीडर करके लेके चलना है, ओके। नेक्स्ट होता है आपका, वो है जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल में गए, कोई शॉपिंग मॉल होता है ना, कोई शॉपिंग मॉल से, तो इसको थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है ये, ठीक है। कोई शॉपिंग मॉल्स है, तो शॉपिंग मॉल्स हो गया, तो शॉपिंग मॉल्स में कितनी अलाउ होती है, तो वो 1.5% ऑफ जी ये अलाउ होती है शॉपिंग मॉल में। मतलब जी का मतलब क्या हो गया, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो ये जनरली शॉपिंग मॉल के केस में वाइब्रेशंस जो कितना अलाउ है, वो 1.5% ऑफ जी, इतना ही वाइब्रेशंस अलाउ होता है। एंड नेक्स्ट सी, ये होती है जैसे आप कोई फुट ब्रिज बना रहे हो, कोई फुट ब्रिजेज बना रहे हो आप, तो फुट ब्रिजेज में जनरली जो अलाउ होता है वो 5% ऑफ जी, क्लियर। अब जी की वैल्यू कितनी है, तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये 6 पैरामीटर्स को लेकर ही हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स की वाकिंग वाइब्रेशन एनालिसिस को एनालिसिस की जाती है। उसके बाद चेक की जाती है कि जो भी स्ट्रक्चर्स हमने बनाया है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में वो सेफ़ है, अगेंस्ट वाइब्रेशंस की नहीं है। अगर नहीं रहेगी तो उस कंडीशंस में हमें उसमें जो भी आपने मटेरियल प्रोवाइड किया उसको आप हो सकता है ब्रेसिंग ज़्यादा लगाना पड़े वहाँ पर आपको, ठीक है, या किसी और तरह से उसको मतलब स्ट्रक्चर्स को उसकी ज्योमेट्री या शेप उसको चेंज करने पड़े, तो उस तरह से लेकर ही हम लोग ये करते हैं, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जनरली इसकी
जो भी सॉफ्टवेयर में आपको करना हो उसकी रन कर देते हैं एनालिसिस। क्लियर? रन एनालिसिस। अब इसमें एक रन एनालिसिस से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जब आप करोगे एनालिसिस तो इसमें एक दो कंडीशन में करना है। पहला कंडीशंस क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब एक बार आदमी जा रहा है राइट से लेकर लेफ्ट में, उसकी एनालिसिस करनी है पूरी इसी पैरामीटर से। और सेकंड में फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट, मतलब वापस भी आएगा ना, ये ऐसा थोड़ी है कि चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो वापस भी आएगा, तो उसको भी यही पैरामीटर से लेकर के एनालिसिस करनी है। दोनों कंडीशंस में स्ट्रक्चर आपकी सेफ होनी चाहिए। वॉकिंग वाइब्रेशन एनालिसिस अगेंस्ट वाइब्रेशंस, तभी हम समझेंगे कि मेरी स्ट्रक्चर्स ये आपकी सेफ है। ओके। अब एनालिसिस करने के बाद आप जब एनालिसिस करोगे तो उसमें क्या होता है कि ये एक डीसी रेशियो आता है। क्लियर? ये डीसी रेशियो आपको दिखेगा। तो डीसी रेशियो जो होनी चाहिए दोनों कंडीशंस में, लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट टू राइट में भी जो डीसी रेशियो आनी चाहिए आपकी, ये जो डीसी रेशियो एनालिसिस करके आएगी ये इट शुड बी लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर ये 1 से कम आ रही है एनालिसिस डीसी रेशियो, तो हम समझेंगे कि हमने जो स्ट्रक्चर अभी एनालिसिस किया है दिस स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट वॉकिंग वाइब्रेशंस। ओके। एंड राइट टू लेफ्ट, फिर राइट टू लेफ्ट का एनालिसिस करेंगे तो उस कंडीशंस में भी क्या होनी चाहिए, जो डीसी रेशियो है इट शुड बी लेस देन 1 आनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस स्ट्रक्चर इज सेफ, ओके, अगेंस्ट वॉकिंग वाइब्रेशन। मतलब इस पर अब जो भी वॉक करेगा तो उसमें वाइब्रेशन जो होगी वो सेफ होगी, वॉकिंग वाइब्रेशन। ओके। तो इस तरह से एनालिसिस होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बंजिंग जंपिंग प्लेटफॉर्म क्या होती है और इसकी किस तरह से हम लोग एनालिसिस की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बना दिया जाता। सबसे पहले क्या होता है कि ये करने के बाद फिर एज स्ट्रक्चरल इंजीनियर से इसकी एनालिसिस करवाई जाती है। एनालिसिस करने के बाद अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसे सेटिस्फाई कर देता है कि ये स्ट्रक्चर आपकी सेफ़ है अगेंस्ट वाइब्रेशंस, वॉकिंग वाइब्रेशन से, तभी ये समझा जाता है कि ये सेफ़ है। ओके। तो आई होप आज की टॉपिक जो थी आपकी वो बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इन केस अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट ऐसा लग रहा है जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो यू कैन डायरेक्टली DM मी। ओके, थैंक यू सो मच। एक नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं एक नया टॉपिक लेकर के फिर डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।